हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, यानी कि वो हमारे फ्रेंड होते हैं या फिर दुश्मन। तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली तो ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कवर करेगा कि वो किस वे में हमारे लिए गुड है और किस वे में वो हमारे लिए बैड है। तो हमारे फ्रेंड है या फिर दुश्मन है, ये तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल सीन विद नेकेड आइज रिक्वायरिंग अ माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन। ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, हमें इनको देखने के लिए क्या चाहिए होगा? एक माइक्रोस्कोप। ये हर जगह पे होते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल और हमारी बॉडीज़ के अंदर भी। जैसे कि आपने लाइफ बॉय का ऐड देखा होगा, तो उसके अंदर वो एक रेड कलर का सर्कल्स बनाते हैं हाथ पे और देखते होगे छोटे 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 हाथ पे कीड़े टाइप के दिखते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जम्स। वो जम्स भी इन्हीं का ही पार्ट है। तो कुछ को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं और कुछ को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। क्योंकि ये छोटे होते हैं इसीलिए हम इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और ये हमें दिख नहीं सकते हैं, जैसे कि ये रहा, हमने इसे ऐड वगैरह में देखा होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। अब इनके भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। ठीक है, तो ये इनके ग्रुप है। अब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इनके ये इमेजेस दी हुई है। ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है, ये एल्गे है, ये प्रोटोजोआ है। तो ये आप सबको लर्न करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि इन दोनों के 2 एग्जांपल कर लिए, इनके 2 एग्जांपल कर लिए, तो ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनका ये इनके एग्जांपल्स हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न इट। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरस क्या होते हैं? वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये जो होस्ट होता है, जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है, उसी की सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और इनके एलिमेंट्स हो गए जैसे कि कोल्ड, फ्लू, कफ, ये सारी चीज़ें किससे होती है? वायरस से ही होती है। और कुछ सीरियस डिसीजेज भी होते हैं जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से ही होते हैं। ये बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दीज आर वायरसेस। जैसे कि कोरोना वायरस था, कोई दिख रहा होगा, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता था, प्रोड्यूस होता ही जाता था। तो अब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ लिया, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया। ये अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, कुछ आइस वाले ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ गर्मी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं और कुछ डेजर्ट्स में, आइलैंड में रहते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी फाउंड होते हैं और ह्यूमन की बॉडीज़ के अंदर भी। ठीक है, अब इसके बाद हम, जैसे कि इस चैप्टर का नाम था कि वो हमारे फ्रेंड है या फो, तो हमें पता चलेगा। तो हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ उनमें से बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो डिसीज़ कज करते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि उससे कर्ड बनता है, ब्रेड बनता है, केक बनता है। और कर्ड के अंदर भी आपने सुना होगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तभी दूध से दही जम पाता है। और वो कौन सा होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए बुरे भी होते हैं। अच्छे जो हमारी कई चीज़ों में हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और बुरे वो डिसीज़ कज करते हैं इसलिए। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल कैसे होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड बटर। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दही जमा सकते हैं और ब्रेड बना सकते हैं। ये कैसे? दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, बटर एंड केक। लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये होता है वो मेन बैक्टीरिया जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये मिल्क को मल्टीप्लाई कर देता है और इसको कर्ड बना देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इससे हम चीज़, पिकल्स यानी कि अचार और अदर फूड आइटम्स में भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने सूजी और वो देखा होगी, सूजी से इडली बनती हुई देखी होगी, भटूरे देखे होंगे, वो इतने फूल कैसे जाते हैं? तो उसमें क्या होता है, बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे के अंदर गैस भर जाती है, जिससे वो उसका जो डो होता है वो फूला फूला दिखता है। तो वो सारी चीज़ें भी किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो ये हमारे लिए क्या है? इसलिए फ्रेंडली है। अब नेक्स्ट, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कमर्शियल यूज़ होता है उनका। तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एल्कोहल, वाइन, इन्हीं से तो बनती है। विनेगर हो गया, जो यीस्ट होता है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, एल्कोहल बनाने के लिए। एल्कोहल और वाइन आपने सुनी होगी। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली व्हीट। तो व्हीट से क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करके उससे हम बनाते हैं क्या? यीस्ट। ठीक है, जो व्हीट होगी हम उसको उसकी
जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है उन्हीं से हम बनाते हैं ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट की हेल्प से हम अल्कोहल और ये विनेगर बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ फर्मेंटेशन। तो जो प्रोसेस होता है शुगर को हम जब अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ शुगर, जो कि नेचुरल शुगर होते हैं ग्रेन्स में, उनको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। अब मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिन बनाने में कैसे यूज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्रूशियल इन मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में, इन सब में भी इनका यूज़ होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस वे में भी हेल्पफुल है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हेल्पफुल है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ये जो बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं डिसीज़ वगैरह, छोटे छोटे जर्म्स, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर आपको एक मेन दवाई देते हैं और उसके साथ एक और आपको एंटीबायोटिक देते हैं जिससे कि ग्रोथ ना हो। वो तो आपकी फीवर कम करने के लिए हो गई, लेकिन एंटीबायोटिक क्या करेगा कि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको कम कर देगा, ठीक है। तो जितने भी डिसीज़ वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में लिख रखा है। इसके एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, एथ्रोमाइसिन, ये एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। ये किससे बनते हैं, फंगी और बैक्टीरिया से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ग्रो करके ही बनाए जाते हैं और ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, हम जो एनिमल्स होते हैं उनके भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके फूड में मिक्स करके उन्हें भी दे देते हैं ताकि उनके अंदर भी जो डिसीज़ हो रहा हो तो वो कंट्रोल हो सके, जो ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वो कंट्रोल हो सके एंटीबायोटिक से, ठीक है। और ऐसे ही प्लांट्स में भी दिए जाते हैं, जैसे कि फार्मिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, कुछ स्प्रिंकल वगैरह करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे कि हम डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है वैक्सीन। आप सभी को कोरोना के टाइम पे वैक्सीन तो लगी होगी, आपकी फैमिली में किसी को लगी हुई होगी, अगर आपको नहीं लगी हो तो वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करते हैं। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, तो वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है फाइट करने के लिए हमारी बॉडी, ठीक है। तो बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब, अगर वो वापस घुस जाता है तो इसीलिए हमें वैक्सीन लगाई जाती है। इफ़ अ डेड और वीक माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, तो वो बॉडी फाइट करती है और उस माइक्रोब को किल करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सूटेबल एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि वो उसे किल कर दें। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ही रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेज से और माइक्रोब से, ठीक है। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब सॉइल में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं जो कि सॉइल के अंदर होती है, ठीक है। और वो क्या इंक्रीज़ करती है, फर्टिलिटी सॉइल की, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। तो इन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब क्लीनिंग द एनवायरमेंट में भी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा जैसे कि कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट खराब हो गया, तो वो गायब कैसे हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो वो गायब नहीं होते, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, एक बार के लिए समझ लो खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स। अब वो सब्सटेंस क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, वो प्लांट्स के लिए एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करते हैं, तो वो वाली चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। तो इसी वे में क्या होता है, ये चीज़ साइकिल चलता जाता है चलता जाता है, तो वो हार्मफुल सब्सटेंस को डिग्रेड कर देते हैं और क्लीन कर देते हैं एनवायरमेंट को। तो ये ऐसे हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन करने में। अब इसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने अच्छी चीज़ें तो पढ़ ली, हमारी वो किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं, दही बनाने में, अल्कोहल बनाने में, मेडिसिन्स में, बॉडी से डिसीज़ को प्रिवेंट करने में, एनवायरमेंट को क्लीन करने में, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में। लेकिन अब वो हार्मफुल किस तरीके से हैं, हमारी फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं वो तो हमें पता चल गया, वो हमारे फ्रेंड कैसे हैं, लेकिन अब वो हमारे दुश्मन कैसे हैं तो ये हम जानेंगे। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत सारे वे में हार्मफुल होते हैं, जैसे कि कुछ तो डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल में। और इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में या प्लांट्स में डिसीज़ पैदा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पाइथोजेंस, ठीक है। अब डिसीज़ कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन ह्यूमन, तो पाइथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा, हमारी बॉडी में एंटर करने का एक ही तरीका है, या तो एयर से एंटर कर जाए, जो हम पानी पी रहे हैं खा रहे हैं, यही 3 मेथड है, और तो कैसे एंटर करेगा नहीं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अब आपके घर में किसी को खांसी जुकाम है, अब वो अपने माउथ को कवर करे बिना खांसेगा, तो वो जो उसके बैक्टीरिया वो आपके पास आ जाएंगे, तो आपको भी खांसी हो जाएगी।
या फिर कोई एनिमल भी कैरी कर सकता है, जैसे कि माइक्रोबल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आप हो हेल्दी पर्सन और आपकी फैमिली में कोई है इन्फेक्टेड जिसकी खांसी हो रखी है, तो जब आप उसका जूठा पानी खाना या खा लोगे या पी लोगे तो वो आपके अंदर आ जाएंगे वो डिसीजेस, या आपके खांसी हो जाएगी। तो हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से जो माइक्रोब्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एयर, फूड और वाटर के थ्रू, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेशन कैसे होता है, दो लोगों के बीच में, तो वैसे ही एक इन्फेक्टेड है और एक हेल्दी है, तो इन्फेक्टेड से हेल्दी की तरफ क्या आ गए, बीमारी आ गई, तो उसको डिसीज़ हो गया, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। और इन डिसीजेंस के एग्जांपल्स हो गए कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सारे क्या हो गए, कम्युनिकेबल डिसीजेस। वैन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसकी जो ड्रॉप्स होती है मॉइस्चर कैरिंग करती है बहुत सारे वायरस को, और वो एयर में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि मुंह पे हाथ रख के खांसो ताकि किसी और को ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच कैरियर्स ऑफ डिसीज कजिंग माइक्रोब्स एंड हाउस फ्लाई उसमें से एक कॉमन है। तो जो हाउस फ्लाई क्या होती है, वो गार्बेज पे बैठी रहती है, आपने देखा होगा, ठीक है, गंदी चीज़ों पे बैठी रहती है। अब उसकी बॉडी पे पाइथोजन स्टिक हो गए, वायरस वगैरह स्टिक हो गए, गंदगी चिपक गई। अब वो हमारे खाने पे आके बैठ जाएगी, खाना खुला पड़ा है देखो, अब ये मक्खी हमारे खाने पे आके बैठ गई, तो उससे क्या होगा, वो जो इसके बॉडी पे जो पाइथोजन्स लगे हुए थे वो फूड में चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे फिर। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि हमारे खाने को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। अब एक और हम उसका नाम बता दूं मैं आपको, जैसे कि एक तो हाउस फ्लाई हो गई जो हमारे खाने को गंदा करती है, और एक जो डिसीज़ ट्रांसफ़र करती है, एक फीमेल एडिस मॉस्किटो है जो किससे क्या कज करती है, डेंगू वायरस को, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इस टेबल में ये डिसीजेज़ दिए, इस टेबल में हमें डिसीजेज़ दिए हुए हैं, ये रे डिसीजेज़, और ये किससे कॉज होते हैं वो दिए हुए हैं, और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं वो, और इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीज़ें। तो मैं आपको एक आधी चीज़ें बता देती हूँ, बाकी आप रीड कर लेना। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, एयर से। तो जो पेशेंट है उसको बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखो कि लाइक पर्सनल कॉन्टैक्ट ना हो किसी से, ठीक है। और वैक्सीनेशन दी जाती है इन सब के लिए, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ये तीनों तो होते हैं वायरस से, ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से, ये सारे एयर से होते हैं। अब टाइफाइड कोलेरा ये किससे होते हैं, बैक्टीरिया से, ये वाटर से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, सैनिटरी हैबिट्स रखो, और अच्छा कुक्ड फूड खाओ। एक हेपेटाइटिस ए, ये होता है वायरस से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर, तो बॉइल्ड वाटर पियो, ठीक है, और वैक्सीनेशन लो। मलेरिया ये किससे होता है, प्रोटोजोआ, और ये ट्रांसफ़र किससे होता है, मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो नेट यूज़ करो, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो वाटर को सराउंडिंग्स में कलेक्ट मत होने दो, तो यही सब, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है डिसीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन एनिमल्स। अभी हमने पढ़े ह्यूमंस के, अब जो एनिमल्स में होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिम्स नॉट ओनली कज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, ये एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है जो कि बैक्टीरियम से होता है, ठीक है। और ये फुट और माउथ डिसीज़ है कैटल में, और ये वायरस से ही होता है, ठीक है। जो फुट और माउथ से रिलेटेड डिसीज़ ये वायरस से होते हैं, तो ये एनिमल्स में भी डिसीज़ कर्स करते हैं। अब आ गई एक मेन चीज़, फूड पॉइजनिंग, वो होती कैसे है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब खाना कौन खराब करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सबको लगता होगा कि गर्मी से खाना खराब होता है, लेकिन उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो ख़राब कर देते हैं हमारे खाने को, ठीक है। तो उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमारे फूड को काफ़ी पॉइजनस बना देता है, और उससे बहुत सीरियस इलनेस हो सकती है और किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व अवर फूड, हमें अपने खाने को बचा के रखना पड़ेगा। अब हम उसे बचा के कैसे रखें कि वो ख़राब ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो इसी के लिए मैंने कुछ मेथड्स लिखे हैं, तो लेट्स सी अबाउट रीड इट। तो फूड प्रिजर्वेशन कैसे होगी, तो इसके लिए केमिकल मेथड है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल्स ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉल्ट्स और ऑयल्स होते हैं, इसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं पिकल्स यानी कि अचार में, ताकि उससे माइक्रोब्स पैदा ना हो उसमें, ठीक है। और भी हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबिसोलेट, ये सारी प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। ये जैम्स में और स्क्वैशेस में यूज़ करे जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जैम आपने देखे होंगे। तो सॉल्ट से और एक तो एडिबल ऑयल से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खाने को, इसकी अचार में काफ़ी ज़्यादा तेल और नमक होता है, ठीक है। और उसके अलावा हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, जो कि ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है।
तो हम इनको ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो जो जैसे कि जैम और जेलीज होती है, ये किससे प्रिजर्व करते हैं? शुगर से। इनके अंदर बहुत सारी चीनी होती है, उससे क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है, नमी, वो कम हो जाती है, जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोक देती है और जो कि फूड को स्पॉइल नहीं कर सकते फिर। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल तो हमने पढ़ ही लिया, जैसे कि हम अगर ऑयल और विनेगर को यूज़ करेंगे पिकल्स में, सिरका डालते हैं अचार के अंदर और तेल डालते हैं बहुत सारा, जिससे कि बैक्टीरिया उसे ख़राब नहीं कर सकते। और ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रह नहीं सकते जहाँ पे इतना ज़्यादा विनेगर और ऑयल है। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये सारी मीट, ये भी इसी मेथड से प्रिवेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट आपने सुना होगा कि अगर हम फ्रिज में डाल देते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोडक्शन नहीं होता है। हम खाने को फ्रिज में डाल के रखते हैं ना, ताकि खाना ख़राब ना हो, तो ये वही तरीका है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट प्रिजर्व फूड बाय कंट्रोलिंग माइक्रोबल ग्रोथ। एक हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है जो कि माइक्रोबल ग्रोथ को रोक देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैस्चराइजेशन इज अ heat treatment process used to preserve food, especially milk, by heating it to specific temperature for a short time to kill microbes, followed by rapid cooling। पहले तो हम फूड को गर्म करेंगे, लाइक उबालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसे थोड़ा हल्का सा ठंडा करके उसको क्या कर देंगे, रैपिड कूलिंग, यानी कि उसको फ्रिज में डाल देंगे। तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी दूध गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देती है ताकि वो ख़राब ना हो सुबह तक। तो ये वही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अगर हम फूड को अच्छे से स्टोर करके और पैक करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। इसके हमने दुकानों में देखा होगा कि बहुत सारे पैकेज्ड फूड होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एंड टाइट पैकेट, ताकि वो प्रिवेंट हो माइक्रोब्स के अटैक से। ठीक है, तो स्टोरेज और पैकेजिंग से भी हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से ही फिक्स होता है। नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है, वापस आती रहती है, वो कैसे आती है और कैसे प्रेजेंट रहती है ये हम जानेंगे। और ये इसमें क्यों है, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं यही हेल्प करते हैं इसको फिक्स करने में। हमारी एटमॉस्फेयर, उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अब प्लांट डायरेक्ट तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्रू एंड ग्रीन एल्गे, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करके देते हैं नाइट्रोजन। अब ये कैसे करते हैं, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, ये प्लांट्स ले सकते हैं। तो भी ये कैसे सिस्टम चलता है कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और वो कैसे एटमॉस्फेयर में आती है और कैसे प्लांट्स लेते हैं, तो देखते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज बाय सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। पहले तो उन्होंने फिक्स कर दिया, फिर ये प्लांट क्या कर देते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि उन प्लांट के प्रोटीन के लिए और कंपाउंड के लिए। जब प्लांट्स और एनिमल्स इसको यूज़ करने के बाद, लाइक ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत मर जाते हैं, लाइक इसे यूज़ किया, जब मर जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, तो वो जो फंगी रहती है सॉइल में प्रेजेंट, वो उनको नाइट्रोजन बेस्ड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और फिर उसको क्या कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो फिर उससे क्या कर लेते हैं प्लांट, फिर से ले लेते हैं उसको। तो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। अब देखो, सबसे पहले तो प्लांट्स मर गए, ठीक है, फिर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसने कन्वर्ट कर दिया उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और फिर वो प्लांट्स मतलब नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया उसको, और वो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे। फिर वो प्लांट को कंज्यूम करने के बाद आधी तो वो यूज़ कर लेते हैं और आधी वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहता है, प्लांट मरते रहते हैं, नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो है फिक्स करते रहते हैं, तो ये साइकिल चलता ही रहता है। तो ये दिस इज़ वाई वी कॉल्ड इट नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना ख़त्म होता है, या तो ज़्यादा रहता है या बराबर रहता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन 78% रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा है, ये ख़त्म नहीं होती है, लाइक ये प्रोसेस बैक टू बैक चलता रहता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको छोटा ही रखूँ, और आई ट्राई कि मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस छोटे ही हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।